चलिए अब आज का जो दूसरा मुद्दा है वो है चुनाव की चुनौती, और ये चुनाव की चुनौती इसलिए है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब आज का दूसरा मुद्दा रहेगा चुनाव की चुनौती पर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे इसके लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है, मतदाता जो पुनरीक्षण का काम जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, उससे ये लग रहा है कि अब जल्द ही चुनाव की ओर जो है वो संकेत दे रहे हैं कि चुनाव जल्द ही होने वाला है। हो सकता है कि मार्च या अप्रैल के आसपास जो है चुनाव हो जाए या कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या तैयारी है, इसको लेकर के हम बात करें और कई जो सवाल है उनका जवाब जानने की कोशिश करें। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस रखी है। हालांकि तैयारियों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस कुछ कमजोर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी सत्ता में है और फिलहाल उसका फोकस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि प्रदेश के हर गरीब और किसान का भला करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। इसके अलावा शिवराज सरकार जनता को लगातार विकास की सौगात दे रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी काफी आगे बढ़ चुकी है। उधर उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अभी तक उलझनों में ही उलझी नजर आ रही है। हालांकि पार्टी ये समझ रही है कि निकाय चुनाव में समय कम है, लिहाजा उसे किसी भी परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। इसी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के नगर पालिकाओं के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हुए और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब गांव में बीजेपी को एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलता था। नगर पालिका और पंचायत चुनाव में जीतने वाले सिर्फ कांग्रेस ही होते थे। कमलनाथ के मुताबिक बीजेपी को बना बनाया संगठन मिला है। एक समय ऐसा था, मैंने देखा हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास गांव में एक कार्यकर्ता नहीं मिलता था, उनको पोलिंग एजेंट शहर में भेजने पड़ते। वो भी एक समय था, मैंने तो खुद वो समय देखा हुआ। जब से हमारी नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव शुरू हुए, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा बीजेपी का, बीजेपी को बना बनाया समर्थन मिल गया। जो भी जीतता था कहने दीजिए तो कांग्रेस का, जो हारता था बीजेपी का बन गया। खैर, बीजेपी को क्या मिला और क्या नहीं ये अलग विषय है। बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदेश में चौथी बार सत्ता पर काबिज होने वाली शिवराज सरकार के सुशासन का प्रयास का विपक्ष के लिए और चुनौतियां नहीं खड़े कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि शिवराज सरकार का एक्शन मोड नगरीय निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चुनाव की जो चुनौती है नगरीय निकाय चुनाव की, इस पर अब चर्चा शुरू करते हैं। इसलिए हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी नेता हैं विकास बोंद्रा जी। विकास जी आपका एक बार फिर स्वागत है। अवनीश जी लगातार बने हुए हैं, अवनीश जी आपका भी फिर स्वागत है। और रमेश जी भी बने हुए हैं हमारे साथ, रमेश जी आपका भी एक बार फिर स्वागत है। अवनीश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मौजूदा समय में जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 21 नजर आ रही है। इस बात को हो सकता है आप ना स्वीकारें, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। और फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कमलनाथ जी को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, पिछले महीने उन्होंने जो बयान दिया था कि उन्हें अब आराम करना, अब उन्हें आराम करने की जरूरत है, अब मुझे आराम करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने काफी कुछ हासिल कर दिया। इसके बाद ये कयास तक लगाए जाने लगे थे क्या वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, इस तरह की भी बातें उठी थी। खैर, उन सब चीजों से आगे उठकर अब जो जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के कमर कसती नजर आ रही है कांग्रेस, क्या लगता है कि कितनी राह आसान है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी हैं, वही रहेंगे। जो उन्होंने बयान दिया था वो एक जो अपने क्षेत्र में छिंदवाड़ा में थे, तो उन्होंने कहा था मैंने काफी कुछ हासिल कर लिया, अगर जनता कहे तो मैं कल घर बैठ जाऊंगा। मैंने राजनीति में 40 साल की राजनीति काफी कुछ हासिल कर, बिल्कुल सही है। अगर जनता कहेगी आदमी कभी घर बैठ जाएगा। ठीक है, पहली बात।
आपकी पहली बात का जवाब। और सबसे बड़ी बात शोभित जी, जी ये बात देखिए मैं बड़ी सहजता से स्वीकार करता हूं कि हाँ, वर्तमान में अगर हम बात करें तो भाजपा का संगठन जो है वो बड़ा विशाल दिखता है, क्योंकि केंद्र में भी आप देखें 7 साल से इनकी सरकार है, और मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो कई साल तक की सत्ता में रहे। तो देखिए जो पार्टी सत्ता में रहती है स्वाभाविक रूप से उसका संगठन बड़ा विशाल दिखता है। आप खुद अगर बात करें दिसंबर 2018 की, जब हम सरकार में आए थे तो उस समय यही मीडिया, यही कुछ लोग जो कहते हैं एक्सपर्ट लोग थे, वो भाजपा के संगठन को कमजोर बताने लगे। उस पार्टी के संगठन को जो 15 साल निरंतर सत्ता में रही हो, उनकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठने लगे। वो बकायदा बताया गया था कि कमलनाथ जी ने बकायदा कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी रंग लाई और सरकार को वापस स्थापित किया, कांग्रेस को वापस। तो देखिए ये बातें होती है कि एक कहावत है कि सफलता के 100 माई बाप होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता है। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि हम आज सत्ता से बाहर है, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है साहब कि हमारा संगठन कमजोर है। लेकिन ये बात आपने देखी उपचुनाव में, भले ही हम नहीं सरकार वापस पा पाए, लेकिन ये बात आपने देखी कि हमारी चाहे चुनावी रैलियां हो या कोई भी धरने प्रदर्शन हो, हमारे कहीं सत्ता पक्ष से कमजोर नहीं दिखे, बावजूद उसके कि सरकारी सपोर्ट हमको नहीं था बिल्कुल ना। तो हमारी रैलियों में कहते ना आशा उषा जो कार्यकर्ता और जो सरकारी कर्मचारी नहीं लाए जाते, जबकि आपने देखा कि सत्ता पक्ष के कार्यक्रम में वो कर्मचारियों को बकायदा स्पष्ट कहते हैं प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आपको आना है, सीएम साहब आ रहे हैं, फलाने नेताजी आ रहे हैं। तो ये देखिए, बाकी रही नगर निकाय चुनाव की बात, देखिए कमलनाथ जी ने बड़ी सहजता से कहा कि ये रणनीति पर हम लोग चलते रहे, क्योंकि हम लोगों ने कभी पंचायत चुनाव में पहले कई बार हमने सिंबल नहीं दिए। तो क्या होता था, जो जीत जाता था, जो कांग्रेस सत्ता में रहती थी, तो सत्ता से जुड़ने के लिए वो जीता हुआ प्रत्याशी कहता था मैं कांग्रेसी हूं। जो हार जाता था बेचारा, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो वो देखिए हारते हारते भाजपा का संगठन मजबूत हुआ। देखिए हम स्वीकार करते हैं कि भाजपा जो कहती है हम जितने कमजोर होते चले गए। देखिए हम स्वीकार करते हैं ना, भाजपा मिस कॉल मार मार के एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन आप देखें आज वर्तमान में आप हमारी तैयारियों की बात करें तो बकायदा हमारे नगर निगम के बकायदा पूर्व मंत्री, वर्तमान कई विधायक अपने दौरे कर चुके हैं, प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। मुझे भी कहीं की जिम्मेदारी मिली है। बकायदा आज देखें नगर पालिकाओं के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारे बकायदा राष्ट्रीय सचिव, कई सारे जो संगठन के नेता हमारे जैसे मुकुल वासनिक जी, ये सब भी अपने दौरे कर चुके हैं, पूरा मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, आधे मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये देखने में लगता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ उतना हो हल्ला नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह की जितनी, क्योंकि देखिए इस कोरोना संक्रमण का तो सर जितना हल्ला मचना था मच गया सरकार के लिए। देखिए एक बात आप समझिए, कोरोना संक्रमण काल में कोरोना की दुहाई देकर आपने सबसे पहले तो उपचुनाव लेट कराए, कोरोना की दुहाई देकर कई सारे काम बंद कराए, कोरोना की दुहाई देकर इसी नगरीय निकाय चुनाव को आपने 3 महीने आगे बढ़ा दिया। जबकि यही शिवराज जी थे, जब कमलनाथ जी से कहते थे कि इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव ना कराकर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। आज इन्होंने इसी कोरोना की आड़ लेकर चुनाव को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, सत्र भी आगे बढ़ गया। हाँ देखिए बात वही है कि आपने बकायदा कोरोना की आड़ लेके उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या होता है, भाजपा की रैलियां नहीं रुकती, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर नहीं रुकते। तो इसलिए क्या होता है, देखिए हम बकायदा हमारे नेता, हम लोग कुछ प्रोटोकॉलों का हम लोग पालन करते हैं। बाकी आप कहें कि हमारा संगठन कमजोर है तो आप देख लें, आपकी टीम भी जाती है, पीसीसी के सामने कितनी भीड़ रहती है और भाजपा कार्यालय के सामने कितनी भीड़ रहती है, आप देख सकते हैं बकायदा। देखिए हम इस चीज को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि हाँ हम मानते हैं अगर भाजपा 20 है तो हम थोड़े 19 हैं इस मामले अगर हम बात, क्योंकि हम सत्ता से बाहर हैं और इसको स्वीकार करने में कभी, लेकिन आप बोलें कि हम, देखिए आप सोचिए कि उस राजनीतिक पार्टी ने कैसे अपना चुनाव प्रबंधन रखा किया होगा, कैसे चुनाव लड़ा होगा, जिसके 24 विधायक बकायदा 25 विधायक बकायदा चुनाव बकायदा पार्टी छोड़ के चले गए थे। देखिए कांग्रेस तो आप जानते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हमारी पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है। मतलब जिस नेता को हमने 10 साल 20 साल पाला पोसा, नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, अगर वो एक झटके में हमारी पार्टी को छोड़ के चला जाए, उसके बावजूद आप देखें हमारे यहाँ प्रत्याशियों की कमी नहीं थी, एक सीट पर 8-8 9 लेकिन अवनीश जी ये भी बड़ी चिंताजनक बात है, आपके यहाँ से विधायक भी बन रहा है, मंत्री भी बना रहा है, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़ दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी, देखिए ये बड़ा सोच का विषय है। ये सबसे बड़ी बात तो ये देखना चाहिए। देखिए एक बात समझें, चाहे कोई कितना बड़ा राजा रहा हो, महाराजा रहा हो, शहंशाह रहा हो, वो हमेशा मात खाए अपने घर से। हम भी मात खाए अपने एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य सिंधिया जी से,
स्वीकार करते हैं इस चीज को। देखिए, आप अगर भगवान राम की भी बात करें तो भगवान राम को भी वनवास भेजने वाली उनकी अपनी मां कैकेयी थी, भले ही वो सौतेली थी, ठीक है। आप अगर बात करें महाभारत की बात करें, रामायण विभीषण की बात, सब इस तरह के आपको कैरेक्टर मिलेंगे। आप अगर मुगल काल में भी जाएंगे, आप अगर पृथ्वीराज चौहान जी के जाएंगे तो बकायदा उसमें जयचंद का नाम आएगा। तो ये बात तो रही है। हम देखिए, सरकार चली गई, इससे बुरा हाल हमारा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हम बकायदा विपक्ष में आ गए, जो 15 साल बाद हमको सत्ता प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारा संगठन है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और बकायदा आप देखें, कभी भी आपको संगठन में सदस्यों की कमी नहीं मिलेगी। जब हमारे 25 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बावजूद हमने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा। नतीजे कुछ भी रहे हों, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमें कहीं आपको कार्यकर्ताओं की कमी नहीं मिलेगी। बल्कि हमें अक्सर टिकट मांगने वाले इतने हो जाते हैं कि उस चक्कर में कई बार विवाद भी हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, वो मतलब कितनी प्रतिस्पर्धा है पार्टी के अंदर। आपने जी थोड़ा सा समय की जो कमी है, विकास जी के पास चलते। विकास जी, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि वो 19 है और आप 20 हैं, और ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस तरह से अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसके बाद से नाराजगी आ रही है थोड़ी सी उभर करके, तो क्या लगता है जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होंगे, चूंकि उधर से कांग्रेस वाले जो अब बीजेपी वाले हुए हैं, तो क्या लगता है ये निकाय चुनाव में भी परेशानी का सबब नहीं बन सकते हैं आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार करती गई है। मैं नहीं बोल रहा, अवनीश जी बोल रहे हैं। विस्तार करते करते हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। तो हमें कॉल भी मारी खूब, मगर जी मिस्ड कॉल भी खूब, मिस्ड कॉल से भी जुड़े हैं। हाँ, जुड़े ना जी। जो व्यवस्था, जो सिस्टम हमें विस्तारित और मजबूत करने को काम कर सकता है, हमने उस सिस्टम को अपनाया। अगर वो सिस्टम खरीद के लिए विस्तार किया। विकास जी को कहने असल में अवनीश भाई भी विस्तार किया, वो भी विस्तार की मुझे लगता है। ठीक है, विकास जी को सुन लेते हैं। आप ये आरोप लगाते रहे, लेकिन इसका फैसला आ गया। अरे वो तो ऐसी बात है साहब, अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है ना। नहीं, आपने एक राज्य में आपको 2 सीटें मिलती है, मणिपुर में अगले दिन आप सरकार। विकास जी की बात आ गई, उन्होंने बहुत धैर्य के साथ सुना आपको। जी नहीं, विकास जी, कमलनाथ जी कह रहे थे ना, कांग्रेस को क्या फायदा मिलता रहा था। चुने हुए लोग, जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वो अंतोगत्वा समझते हैं कि हमें किसके साथ चलने से हमारा भी, हमारी जनता को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कमलनाथ जी सन 70-80 की दुहाई दे रहे थे पीसीसी की उस बैठक में। मैं अवनीश जी ने एक बात बहुत अच्छी पकड़ी कि भाजपा 20 है, हम 19 है, ये तो वो समझ गए। वो ये नहीं समझ पा रहे कि 2018 में हमें 40% मत मिले थे, अवनीश जी से तब भी आधा प्रतिशत हम ज्यादा थे। लेकिन इस उपचुनाव में उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में हमें मध्य प्रदेश की इन विधानसभाओं में 50% से ज्यादा जनता ने वोट दिया है। 50% से ज्यादा, मतलब चुनाव वगैरह हो गए। लेकिन ये जो मैं क्या कह रहा हूँ सर, कैसे किस तरह से मैं क्या कह रहा हूँ, ये 19-20 इससे पता लगता है कि जनता का मत किधर जा रहा है। फिर भी वही पुराने आरोप, पुरानी भड़ास छोड़िए ना, नई बातें करें। हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं, बहुत मजबूती के साथ तैयार हैं। बढ़ते हुए संगठन के साथ सामंजस्य बिठा के हम हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते जा रहे हैं। पिछली बार तो हम सभी महापौर हमारे थे, तो आने वाले समय में भी उसी मजबूती के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर जिस तरह से कदम बढ़ रहे हैं, कि ये उसी के लिए हो रहा है, ये सारे प्रयास, जतन? आप ये कह सकते हैं कि उसका फायदा जरूर हमें मिलेगा। देखिए, जतन तो एक बड़े लक्ष्य के लिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश को पूर्ण उन्नत बनाना है, यहाँ के लोगों को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना है, मजबूत बनाना है, ये बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब हम बड़े लक्ष्य में सफलता की पायदान चढ़ते जाते हैं, तो यकीनन लोगों का भरोसा हम पे बढ़ता जाता है। वो भरोसा हमने पिछली बार भी प्राप्त किया था, इस बार तो और ज्यादा भरोसा मिलेगा, क्योंकि इस बार तो एक लिटमस टेस्ट कांग्रेस के 15 महीने हो गए, उसमें वो फेल रहे, हम पास हो गए। ठीक है, रमेश जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे जो निकाय चुनाव की जंग होनी है, तारीख अभी भले जो है तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से तैयारियों के लिए ताकत झोंक रही है, निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड ने माना है कि वो थोड़ा कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि निकाय चुनाव में टक्कर ना ले पाए। क्या लगता है आपको कि किस तरह? कमजोर नहीं है, कृपया करके
कमजोर नहीं, मैंने इतना कहा, हाँ सत्ता होने के कारण वो 20 है, हम 19 हैं, कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ कोई संगठन की मैंने ये भी तो कहा, कमी नहीं है। मैंने ये भी तो कहा कि वो कमजोर लगती है, लेकिन उतनी कमजोर नहीं है। हम चूंकि विपक्ष में, सत्ता पक्ष का इतना असर होता है, ठीक है साहब, उनके साथ प्रशासन है, प्रशासनिक मशीनरी के कारण वो 20 हैं, हम 19 हैं। तो रमेश जी, आपको लगता है कि जो अभी जो स्टेज है, जो कंडीशन है, उसमें कांग्रेस जो है बीजेपी को चुनौती दे सकेगी? क्या लगता है आपको? मोटे तौर पर चुनाव तो होगा, चुनाव चुनौती के साथ ही होगा, और उसका एक कारण है कि दोनों ही दलों का अपना एक आधारभूत मुद्दा तो है, और मध्य प्रदेश में कोई कमजोर नहीं है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे हो सकते हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे 2018 में भी निश्चित रूप से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस भाजपा से ज्यादा वोट ले नहीं पाई थी, तो मोटे तौर पर वो बराबरी से सीट के गणित की सरकार फेल हो गई थी। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की सबसे ज्यादा अगर दुर्गति मध्य प्रदेश में हुई है तो वो 1977 में हुई है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। वो उतनी दुर्गति के बीच भी कांग्रेस को 31% और 27% वोट मिले थे। लोकसभा में 27 और विधानसभा में 31% वोट मिले थे। तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही पार्टियों का आधारभूत ढांचा है और दोनों ही पार्टियों का अपना वोटर है। नगरीय निकाय चुनाव में भी लड़ाई तगड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई कोई कमजोर होगी, मुझे इसमें कोई नहीं दिखता। ये ठीक है कि बहुत एक लंबा कैडर जो कि कांग्रेस से चला गया है, तो कांग्रेस को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, एक बात। और दूसरा, जो कांग्रेस गलती कर रही है कि उसके बाद, हारने के बाद भी जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए था कार्यकर्ताओं को तैयार करने का, उसमें अभी कांग्रेस पीछे है। अब हालांकि वो कल परसों से 2-4 दिन बाद से युवक कांग्रेस का एक शिविर लगा रहे हैं और उन्होंने बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। अभी 2 दिन ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के सह प्रभारी राय हैं, वो दौरा भी कर रहे हैं। तो ये जो कवायद अब इन्होंने शुरू की है, ये मैं समझता हूं इसका लाभ मिलेगा। लेकिन भाजपा चुनाव हारने के बाद भी अपने संगठन पर वो बराबर जोर देती रही। और अभी जो भाजपा ने एक बड़ा निर्णय लिया है, संगठन के विकेंद्रीकरण, निर्णयों का विकेंद्रीकरण और विस्तार का, वो जो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय हुआ है, और उसमें राष्ट्रीय प्रभारी का केंद्र उन्होंने भोपाल बनाया है। तो ये जो सारी कवायद होगी, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक कदम आगे तो है भाजपा, इसमें कोई शक नहीं, और इसको स्वीकार कर भी लेना चाहिए। और कहा भी है अवनीश जी ने कि वो 20 है, हम 19 है, लेकिन कांग्रेस बहुत कमजोर होगी, ये मैं इसको नहीं कहूंगा। लड़ाई बहुत तगड़ी होगी, एक एक वोट की लड़ाई होगी, एक एक सीट की लड़ाई होगी। अच्छा रमेश जी, अवनीश जी ने ये बात भी कही है कि नेता प्रतिपक्ष भी जो है कमलनाथ जी रहेंगे, पीसीसी चीफ भी कमलनाथ जी रहेंगे। आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव से पहले इस तरह का कोई कांग्रेस में, संगठन में कुछ फेरबदल हो सकता है, देखने को मिल सकता है? कुछ जो जिनके पास पद है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए, अब ये तो पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मैंने आपके चैनल पर जब सबसे पहली बार, जिस पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे वो मुझ पर मतलब ऑन एयर भी गुस्सा हुए, जब कमलनाथ जी को कहा गया था चुनाव कमान सौंपने की बात और मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी, तब मैंने कहा था कि कमलनाथ जी रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं, कूटनीति बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन मास लीडर नहीं है। कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। तो मोटे तौर पर अगर आपने देखा, सरकार अगर गई है तो कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि में, मेरे आकलन की दृष्टि, मुझे पता नहीं सत्य क्या है, लेकिन मेरे आकलन की दृष्टि से कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का नेतृत्व ही, समय पर सब चीजों का ध्यान न रखना, समय पर जोड़ के न रखना। 15 साल बाद सरकार में आई, अब मंत्रियों, पहले दिन से तो मंत्री घर आते रहे तो फला आदमी पैसे खा रहा है, फला हमारी नहीं सुन रहा, कैबिनेट की बैठकों में झंझट होती रही, तो वो कुल मिलाकर के मंत्री नहीं कर पाए। मैं समझता हूं अगर कांग्रेस ये निर्णय ले लेगी, कमलनाथ जी को बदल करके निर्णय ले लेगी और किसी युवा को उसकी कमान सौंपेगी, तो इसमें कांग्रेस का लाभ होगा। कमलनाथ जी अगर दोनों पद पर बने रहे, नेता प्रतिपक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी, तो मान करके चलिए कि कांग्रेस को उतना लाभ नहीं होगा जितनी कांग्रेस उस लाभ की हकदार है। जी अवनीश जी, लाभ हासिल करना है तो थोड़ा बहुत बदलाव तो करिए ना। ये सारे निर्णय होते हैं हमारे केंद्रीय संगठन से होते हैं, जब उनको लगेगा कि सही समय है। क्योंकि आप देखें, बात वही है कि यही कमलनाथ जी थे जब बकायदा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी, तो उस समय हम कहीं नजर नहीं आ रहे थे और बकायदा हमने सरकार बनाई। ठीक है, जो भी कुछ अंदरूनी कारण रहे, कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, सिंधिया जी पार्टी छोड़कर गए, हमारी सरकार चली गई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि अब कमलनाथ जी में कमी है, उस समय कमलनाथ जी में कमी नहीं थी। देखिए, ये चर्चा का विषय हो सकता है, मीडिया में चर्चा का विषय हो सकता है, मैं कहता हूँ चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान में कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता की जो पूरी निष्ठा है वो आदरणीय कमलनाथ जी में है। वो जब केंद्रीय संगठन का जब निर्णय होगा
कि पीसीसी चीफ बदलना है या आपको नेता प्रतिपक्ष बदलना है, तो जब सही समय आएगा तब सबके सामने निर्णय होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में जो है वो बेहतर कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैंने इसके बारे में कोई टिप्पणी भी करना नहीं चाहता। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, विधानसभा में जो कांग्रेस को लाभ मिला था, वो सरकार में चले गए थे, वो कमलनाथ जी के कारण नहीं मिला था। उसके पीछे 3 कारण थे। एक तो कांग्रेस ने किसान ऋण मुक्ति की बात कही थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, इन 2 बातों ने बहुत असर किया। और दूसरा जो माहौल दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा करके माहौल बनाया था, उससे माहौल बना। और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में ये लहर फैल गई थी कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस को वहां रिकॉर्ड सीटें मिली, 32 में से 27 सीटें मिली। तो इन 3 कारणों से वहां पहुंची थी कांग्रेस, कमलनाथ जी के चेहरे के कारण नहीं पहुंची थी। जी, लेकिन अभी आप उपचुनाव की बात करें, सिंधिया जी के गढ़ में ही सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जो अगर आप सिंधिया जी का असर बोले तो इमरती देवी हार गई, अदल सिंह कंसना हार गए, गिरिजा दंडोती हार गए, जसवंत जाटव, कई सारे 7 लोग हार गए वहां पे सर। 11 में से 7 लोग हार गए। अवनीश जी, सिंधिया जी तो सिंधिया जी हैं। मैं अभी तक ज्ञात इतिहास में इंदिरा जी को सबसे बड़ा डायनामिक नेता मानता हूं। सुन के लीजिए, इंदिरा जी नहीं जिता पाई 100% रिजल्ट, तो सिंधिया कैसे जिता लेंगे? ये सत्ता की बंदर बांट। तो फिर आपका पहले वाला जवाब है, मैं उससे सहमत कैसे हो जाऊं कि सिंधिया जी, ये रूमर फैल गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके, देखिए फिर वो बात सही नहीं हो सकती ना। वही नहीं, अब फिर ये बात नहीं हो सकती। विचार है दोनों में से रमेश जी, यही बात तो आपको मानना पड़ेगा। समय समाप्त हो रहा है। विकास जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं सवाल नहीं करूंगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षिप्त में कह सकते हैं। विकास जी, सर कांग्रेस को क्या है कि ये तकलीफें जो पुरानी उन भुगत रहे हैं, अब ठीक है भुगत ली उनने वो तकलीफ, उनका संगठन कमजोर हो गया, सिंधिया जी उनसे छूट गए। लेकिन विकास जी जो भी है उनका, आप सामंजस्य बनाने में, आपको सामंजस्य बनाने की चुनौती रहेगी। आपको गए तो गए, हमें सामंजस्य बनाए रखकर आगे चलने की बड़ा चुनौती होगी आपके सामने भी, क्योंकि जिस तरह से जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसकी अभ्यस्तता में महारत हासिल है। अच्छा, पहले नाराज करे फिर ये संगठन शास्त्र का हम सबको अध्ययन है। उन्होंने कहा 7 दिन तक मेरा फोन बंद रहेगा, अज्ञातवास में चले गए हैं, पता करिए कहीं जो कल कमिश्नर का एकदम ट्रांसफर किया शिवराज जी ने, कहीं वो कारण तो नहीं है, क्योंकि ये वही कमिश्नर हैं कि जिनके एक दिन में 2 आदेश निकले थे कमलनाथ जी की सरकार में सिंधिया जी के दबाव में, याद करिए वही कमिश्नर है। कांग्रेस की सोच देखिए, नहीं सोच नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर, अरे मंत्री को जोड़, हद हो गई। अरे वही ग्वालियर, अरे क्या ग्वालियर, अरे मैं याद दिला। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जी मेरी बात से सहमत हो सकते सर इस चीज पर। मैं जो बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके इच्छाओं का, सामंजस्य का बड़ा ख्याल भारतीय जनता पार्टी संगठन रखता है। वो सरकार में हो या बाहर की बात हो, दोनों, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। हमें कार्य क्षमता के साथ में कार्य कुशलता चाहिए। अगर कहीं कोई मिसफायर है, कोई नहीं संभाल पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। ये कोई ऐसा, देखिए विकास जी समय समाप्त हो गया हमारा, बहुत संक्षिप्त। बस संक्षिप्त बात तो ये है साहब कि हमारा संगठन अभ्यस्ती नहीं महारत हासिल रखता है। हम बड़े हुए संगठन के साथ में ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा जीतेंगे। चलिए, जो नगर पालिकाएं कुछ छूटी थी, अब उन पे भी हम विजय प्राप्त करेंगे। नगर निगम में तो सभी हमारे पास, आपके पास थे। बिल्कुल। चलिए विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे नगरीय निकाय चुनाव की जो तारीख है वो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले चुनाव का जो रोमांच है वो जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी वो फिर से शुरू हो गई है। खैर, कौन आगे है कौन पीछे, ये तो नतीजों से ही जो पता चलेगा, चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तय है कि मुकाबला जो है कांटे का हो सकता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।